All right, folks, welcome to the next part in time value of money. इस वीडियो के हम देखेंगे कि कांस्टेंट डिविडेंड क्या होता है, ठीक है ना। कांस्टेंट डिविडेंड, ओके। नाउ प्लीज नोट कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो सब टॉपिक है इस लर्निंग मॉड्यूल के अंदर शुरू किया था। उसके अंदर हम लोग उसके हमने मैं आपको इंट्रोडक्शन दिया कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स का, ठीक है। और फिर मैंने आप लोगों को ये बताया कि 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर 3 डिफरेंट तरीके से वैल्यूएशन होती है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की, राइट। तो उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि जो सबसे पहला तरीका है उसमें से इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को वैल्यू करने का, या इक्विटी ऐसी सिचुएशन या सिनेरियो जिसके अंदर कांस्टेंट डिविडेंड होता है, ठीक है ना। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन अभी भी आप लोगों को आई विल टेल यू गाइस वेरी क्विकली के कांस्टेंट डिविडेंड का कॉन्सेप्ट है कि बराबर डिविडेंड्स, ठीक है ना। यानी कि एक ही डॉलर टर्म्स में ऑल द पेमेंट्स आर गोइंग टू बी इक्वल, ठीक है ना। ऑल द पेमेंट्स आर, फॉर एग्जांपल अगर एक जो डिविडेंड पेमेंट है वो $5 है, तो बाकी सब भी $5 होंगी, ना ये बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक है ना। और थ्रू आउट कॉन्स्टेंटली आपको एक एब्सोल्यूट नंबर $5 फॉर एग्जांपल अगर है तो वो सारे हर पीरियोडिक पेमेंट में आपको $5 ही मिलेंगे। तो ये बेसिकली एक कांस्टेंट डिविडेंड का कॉन्सेप्ट है, राइट। लेट्स रीड थोड़ा सा, फिर मैं आपको उसकी हम थोड़ी सी और डिटेल में जाएंगे। तो कांस्टेंट डिविडेंड, अगर मैं यहाँ से पहले बुलेट पॉइंट पे रीड करूँ तो कांस्टेंट डिविडेंड रिफर्स टू सिनेरियो वेयर एन इन्वेस्टर इनिशियली परचेजेस अ शेयर एट अ प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। एट अ प्रेजेंट वैल्यू अगर आप whatever प्राइस यू आर गोना बाय इट एट, वो प्राइस कैसे डिटर्मिन की जाती है या वो वैल्यू उसकी कैसे डिटर्मिन की जाती है वो हम देख लेंगे, उसको अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। बट तो राइट, तो यू बाय एट प्रेजेंट वैल्यू एंड सब्सिक्वेंटली रिसीव एन अनचेंजिंग पीरियोडिक डिविडेंड इनडेफिनेटली। प्लीज अंडरस्टैंड कि ये आपका कांस्टेंट डिविडेंड है। इसके अंदर आप सबसे पहले कांस्टेंट मतलब बराबर जो है वो आप इक्वल पेमेंट्स आपको मिल रही हैं और इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, कोई उसकी मेच्योरिटी नहीं है, बिकॉज राइट दिस इज और ये किस किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स में होता है। ये दिस पैटर्न इज टिपिकली एसोसिएटेड, सेकंड पॉइंट है, दिस पैटर्न इज टिपिकली एसोसिएटेड विद प्रेफर्ड शेयर्स। मैं प्रेफर्ड शेयर आप लोगों को लास्ट टाइम मेंशन किया था, और मैंने सिर्फ ये मेंशन किया था उस वक्त के प्रेफर्ड शेयर जो है वो एक हाइब्रिड होते हैं बिटवीन डेट एंड इक्विटी। प्लीज नोट कि डेट और इक्विटी को हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इफ यू गाइस हैव नॉट सीन दैट वीडियो, प्लीज गो बैक टू सम ऑफ माय प्रीवियस वीडियोस, उधर मैंने ये डिस्कशन की हुई है, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन उसका जो थंबनेल होगा उस वीडियो का, उसका है द डिफरेंस बिटवीन डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। उसके 2 पार्ट्स होंगे, वो आप देख लें, आप लोगों को समझ आ जाएगा डेट और इक्विटी क्या होता है। लेकिन अब हम आ गए हैं प्रेफर्ड शेयर्स के ऊपर। प्रेफर्ड शेयर जो है वो बेसिकली इन वेरी सिंपल टर्म्स इट्स नाइदर इज इट फुली डेट, नाइदर इज इट फुली इक्विटी, इट्स एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ बोथ। यानी कि डेट और इक्विटी दोनों का मिक्सचर होते हैं, और हाइब्रिड कह लें उनके, ठीक है ना। अच्छा, क्या होते हैं वो मैं आप थोड़ी सी डिटेल में प्रेफर्ड शेयर का चले जाते हैं कि प्रेफर्ड शेयर्स ऑफन रिफर टू एज प्रेफर्ड स्टॉक्स आर टाइप्स ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी दैट फॉल्स बिटवीन कॉमन स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। ये तो हमारी डिस्कशन हो गई। दे आर कंसिडर्ड हाइब्रिड सिक्योरिटीज बिकॉज दे पोजेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। यानी कि मैंने आपको बता दिया ये भी कि उनके दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स के भी, या बॉन्ड्स के और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इनके स्टॉक्स के। ब्लेंडिंग एलिमेंट्स ऑफ ओनरशिप एंड डेट। अगर आपको याद हो पिछली वाली वीडियोस में जिसमें डेट और इक्विटी में डिस्कस किया था, मैंने आपको बोला था जब डेट या बॉन्ड्स के बारे में बात करते थे तो उसको मैं टर्म यूज करता था बोरोइंग, लैंडिंग, इन्वेस्टर, इशूअर, इस तरह की हम लोग टर्म यूज करते थे, राइट।
और इक्विटी के अंदर हम लोग कहते थे ओनरशिप। अब प्रेफर्ड के अंदर दोनों चीजें आ रही हैं, ओनरशिप भी आ रहा है, डेट भी, बोरिंग लेंडिंग भी आ रहा है, ठीक है ना, ये डेट आ रहा है, ठीक है। तो वो किस तरह वो क्या है उसकी थोड़ी सी डिटेल में हम चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम प्रेफर्ड स्टॉक का भी शेयर नहीं कर डिस्कस करेंगे। थ्योरेटिकली इसके अंदर कुछ चीज़ें और भी होती हैं, लेकिन मैं आई विल कीप इट सिंपल। और बिकॉज इस वीडियो के अंदर आई वांट टू आल्सो टेक यू गाइस थ्रू द फॉर्मूला विच यू आर गोइंग टू यूज अलॉन्ग विद वर्क एग्जाम्पल, जिसकी तो फॉर्मूला आपको ये दिखाऊंगा कि किस फॉर्मूले से आप ऐसे कॉन्स्टेंट डिविडेंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की आप लोग वैल्यूएशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एनीवे डिस्कस करते हैं कौन से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि जिनकी वजह से प्रेफर्ड स्टॉक्स डेट और इक्विटी दोनों के अंदर क्या हाइब्रिड कंसिडर किए जाते हैं। तो उसका जवाब है कि ओनरशिप एंड डिविडेंड्स, यानी कि सबसे पहला जो उसका मैं आउटलाइन कर रहा हूं उसका जो फीचर है प्रेफर्ड स्टॉक्स का, वो है कि प्रेफर्ड स्टॉक्स के अंदर आपको ओनरशिप भी मिलती है और डिविडेंड्स भी मिलते हैं। रिमेंबर, जब भी मैं ओनरशिप और डिविडेंड्स की बात करता हूं तो उसके अंदर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, राइट। ओनरशिप ना तो ओनरशिप का टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स या बॉन्ड्स के अंदर यूज किया जाता है और ना ही डिविडेंड्स। क्यों? क्योंकि ओनरशिप तो डेट में होती नहीं है, उसके अंदर तो आप कंपनी के क्रेडिटर होते हैं, ठीक है ना। जिसको भी आपने, जो लेंडर होता है या इन्वेस्टर होता है, वो तो क्रेडिटर होता है कंपनी का, राइट, जिस कंपनी ने बोरिंग की हुई है। और डिविडेंड्स नहीं होते बल्कि कूपन्स होते हैं, राइट, कूपन्स होते हैं। लेकिन अब मैं आपको कह रहा हूं कि प्रेफर्ड स्टॉक्स के अंदर ओनरशिप इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का फीचर ये है कि उसके अंदर ओनरशिप भी होती है और डिविडेंड्स भी होते हैं। ये क्या होते हैं इसको डिस्कस करते हैं, इसके अंदर थोड़ी डिटेल डिस्कस करते हैं कि प्रेफर्ड शेयर, अभी मैं ओनरशिप एंड डिविडेंड्स को डिस्कस कर रहा हूं, which is the first feature of preferred shares, right? So preferred shares have a claim on a company's assets and earnings, ठीक है। Please note, constant dividend है, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। प्रेफर्ड शेयर हम आपको बता चुका हूँ कि कांस्टेंट मिल रहा है, यानी कि आप समझें कि जो डिविडेंड है इसका वो समथिंग लाइक कूपन पेमेंट हो गया, फिक्स्ड है, राइट, और अग्रीड अपॉन टाइमिंग पे देना है, ठीक है ना। तो प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स, ठीक है, आप वो शेयर होल्डर्स कह रहा है, यानी कि अब वो कंपनी के अंदर मालिक हो गए हैं, वो भी आगे जाकर थोड़ा डिस्कस करता हूं अभी। तो प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स हैव अ क्लेम ऑन अ कंपनीज एसेट्स एंड अर्निंग्स, राइट, जिससे जो कि इक्विटी होल्डर्स, कॉमन इक्विटी होल्डर्स का भी होता है। दैट इज हायर claim that is higher than that of a common shareholder but below that of a bondholder. I'm going to repeat that again because it's so important. Preferred shareholders have a claim on a company's assets and earnings that is higher, यानी ये claim जो है preferred shareholders का वो higher है, यानी कि it comes, they will be in case of a liquidation, in case the company defaults या it's forced to liquidate या file for chapter, it files for bankruptcy, उस केस के अंदर जो क्रेडिटर्स हैं वो सबसे पहले पे ऑफ किए जाएंगे। कौन? यानी कि बॉन्ड होल्डर्स या आपकी जो क्रेडिटर्स है कंपनी के, राइट, जिनको कंपनी ओ करती है वो सबसे पहले पे ऑफ किए जाएंगे, सबसे पहले क्रेडिटर्स पे ऑफ किए जाएंगे। क्रेडिटर्स हैव द फर्स्ट क्लेम ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द केस ऑफ लिक्विडेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके क्रेडिटर्स पे ऑफ हो गए। फिर हु इज द सेकंड इन लाइन? नॉट द कॉमन शेयर होल्डर्स बल्कि योर प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स का फिक्स कूपन भी है, सॉरी फिक्स्ड डिविडेंड भी है, राइट, जो कि इक्विटी होल्डर्स का नहीं होता। इक्विटी कॉमन शेयर होल्डर्स का, कॉमन इक्विटी होल्डर्स का, वो तो अगर कंपनी की परफॉर्मेंस और सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना। अगर कंपनी परफॉर्म अच्छा करती है और डिसाइड करती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि उन्हें डिविडेंड देना है, तो तब कॉमन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। प्रेफर्ड शेयर होल्डर का ऐसा नहीं होता, प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को देना पड़ता है डिविडेंड आपको, राइट, ऑन अग्रीड अपॉन, जो भी आपने कंपनी और कंपनी के बीच में और प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुई है उसको आपको पूरा करना, कंपनी को उसको पैसे देने पड़ते हैं, राइट। तो काइंड ऑफ लाइक जो डिविडेंड है वो काइंड ऑफ लाइक उसकी कूपन वाली फीचर्स हो गए, राइट। मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है ना, कि बिकॉज कूपन इज ऑल्सो फिक्स्ड, कूपन फिक्स होता है और देना पड़ता है जो भी अग्रीड अपॉन पीरियड है, राइट। तो
वो भी इसमें भी आपको प्रिफर्ड स्टॉक में भी आपको डिविडेंड देना है और वो फिक्स अमाउंट देना है, ठीक है, वो आगे आएगा अभी। तो दिस मीन्स, अच्छा ठीक है, तो ये वाली बात हमारी होगी कि प्रिफर्ड शेयर होल्डर्स हैव अ क्लेम ऑन अ कंपनीज एसेट्स एंड अर्निंग्स, राइट। अच्छा एक बात समझ लें कि प्रिफर्ड शेयर होल्डर्स के जो क्लेम होता है कंपनी के एसेट्स से, वो आफ्टर बॉन्ड होल्डर होता है बट बिफोर कॉमन शेयर होल्डर्स, ठीक है। यानी कि अगर कंपनी बैंकरप्सी में जाती है और लिक्विडेशन करनी पड़ती है तो सबसे पहले जो कंपनी के एसेट्स बेचती हैं उसकी कंपनी के, तो सबसे पहले कौन पे ऑफ होगा? सबसे पहले बॉन्ड होल्डर्स पे ऑफ होंगे। फिर सेकंड में सेकंड राइट किसका है, किसका सेकंड क्लेम किसका है? वो है प्रिफर्ड शेयर होल्डर्स का। और फिर फाइनल में अगर कुछ बचेगा तो वो कॉमन इक्विटी होल्डर्स को मिलेगा। दैट इज वाई कॉमन इक्विटी होल्डर्स को मैं लास्ट वीडियो में कुछ वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं कि कॉमन इक्विटी होल्डर्स को कहते हैं उनका रेजिडुअल क्लेम होता है कि अगर कुछ बचा बाकी सबको पे ऑफ करने के बाद तो इक्विटी होल्डर्स को मिलता है, वरना उनको कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है ना। अच्छा, this means that in the event of bankruptcy or liquidation, preferred shareholders are paid before common shareholders but after bond holders। जी मैंने डिस्कस कर लिया। Preferred shareholders are entitled to receive fixed dividends, typically on a regular basis. Please note, I will repeat this one more time. Preferred shareholders are entitled to receive fixed dividends, typically on a regular basis. These dividends are usually paid out before any dividends are distributed to common shareholders. Please note कि उनका फर्स्ट क्लेम भी हो गया एसेट्स के ऊपर, यानी कि फर्स्ट सेकंड क्लेम है। फर्स्ट क्लेम बॉन्ड होल्डर्स का है, सेकंड क्लेम ऑन द एसेट्स ऑफ अ कंपनी आफ्टर लेट्स से इन द केस ऑफ लिक्विडेशन, सबसे पहला जो क्लेम है वो किसका है? बॉन्ड होल्डर्स का और या क्रेडिटर्स का। और फिर उसके बाद प्रिफर्ड शेयर होल्डर्स आएंगे, उनका क्लेम होगा, और फिर आखिर में कॉमन शेयर होल्डर्स का। तो ये जो फीचर अभी मैंने डिस्कस किया मैंने आपसे, ये बेसिकली आपका ओनरशिप, ये आपको ये ओनरशिप एंड डिविडेंड, ये जो अभी आपने मैंने डिस्कशन की है, ये बेसिकली आपको क्या समझाया है कि डिविडेंड कि आपको आपका जो प्रिफर्ड शेयर होल्डर प्रिफर्ड शेयर्स हैं उन वो इक्विटी किस तरह कंसिडर किया जाता है, वो इस बेस पे किया जाता है क्योंकि इक्विटी के अंदर ओनरशिप होती है। तो इस तरह प्रिफर्ड शेयर होल्डर में भी ओनरशिप है, यानी कि क्लेम ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी एज वेल एज अर्निंग्स ऑफ द कंपनी, और उनको डिविडेंड्स मिलते हैं अनलाइक बॉन्ड होल्डर्स, ठीक है। लेकिन अब उसका फिक्स्ड डिविडेंड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा, डिविडेंड तो मिल रहा है क्योंकि रिमेंबर जब ओनरशिप की बात आ जाती है प्रिफर्ड शेयर के अंदर, जब ओनरशिप है उसके अंदर, राइट। ओनरशिप का क्या मतलब है कि लीगल क्लेम ऑन द एसेट्स एंड अर्निंग्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। लेकिन प्रिफर्ड शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड है, ठीक है, और उनको डिविडेंड मिलता है, दूसरी ये भी बात है। तो अब सवाल ये होता है कि चलें इक्विटी का तो समझ आ गया कि इक्विटी का फीचर क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है प्रिफर्ड शेयर के अंदर, राइट। बिकॉज उसके अंदर आपको ओनरशिप, यू कंसिडर टू बी एन ओनर ऑफ द कंपनी, राइट, और आपको डिविडेंड मिल रहा है। तो सवाल ये होता है कि फिर तो ये इक्विटी का हिस्सा तो आ गया, लेकिन फिक्स इनकम का यानी कि बॉन्ड से उनकी कौन से फीचर्स अप्लाई होते हैं? तो बॉन्ड का जो फीचर है वो है कि फिक्स डिविडेंड। क्योंकि ये फिक्स डिविडेंड का जो फीचर है वो कॉमन इक्विटी होल्डर्स का नहीं होता। कॉमन इक्विटी होल्डर्स को आई एम रिपीटिंग बट इट्स बिकॉज सो इम्पोर्टेंट कि कॉमन इक्विटी होल्डर्स का जो डिविडेंड है वो परफॉर्मेंस पे बेस्ड होता है। अगर परफॉर्मेंस अच्छी हुई और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि डिविडेंड देना है तो कॉमन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, ठीक है ना। लेकिन प्रिफर्ड शेयर होल्डर्स को आपने डिविडेंड देना है, ठीक है, और फिक्स अमाउंट देना है। तो ये जो फिक्स वाला कॉन्सेप्ट है कि डिविडेंड प्रिफर्ड शेयर होल्डर्स को फिक्स अमाउंट जाना है, ये जो पोर्शन है, ये जो फिक्स का चक्कर है, ये बेसिकली this is the feature which the preferred shares are taking from your bonds, ठीक है ना। फिक्स अमाउंट का ये दैट इज वाई, इसीलिए कहते हैं कि हाइब्रिड है बिटवीन डेट एंड इक्विटी। क्योंकि दोनों के फीचर्स ले रहा है, राइट, इक्विटी के भी और फिक्स इनकम के भी। तो अब मैं फिक्स डिविडेंड्स की जो हेडिंग है, सेकंड हेडिंग जो आपको मैं बता रहा हूं, उसको मैं रीड आउट करता हूं कि अनलाइक कॉमन स्टॉक होल्डर्स हु रिसीव डिविडेंड्स,
that vary based on the company's performance, right? कॉमन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड उसी को मिलता है कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे हमने डिविडेंड देना है, वरना नहीं मिलता उनको, ठीक है ना. प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स ऑन द अदर हैंड विल रिसीव अ फिक्स्ड डिविडेंड, ठीक है ना. दिस फिक्स्ड डिविडेंड रेट इज स्पेसिफाइड व्हेन द प्रेफर्ड शेयर आर इशूड, ठीक है. अच्छा, ये प्रेफर्ड शेयर भी जब इशू होते हैं उसी वक्त उनके ऊपर डिटर्मिन होता है कि प्री डिटर्मिन्ड होता है, ठीक है, कि इस रेट पे दिया जाएगा, राइट. वो कैसे होता है, वो क्या होता है, हम आगे भी एग्जांपल करके तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है. वो सारी डिटेल्स आपको समझ में आ जाएंगी. अभी आप समझें कि फिक्स्ड रेट होता है डिविडेंड का, ठीक है ना, प्रेफर्ड शेयर का. एंड इट प्रोवाइड्स अ प्रेडिक्टेबल इनकम स्ट्रीम फॉर इन्वेस्टर्स हु आर सीकिंग मोर स्टेबिलिटी देन व्हाट कॉमन स्टॉक्स माइट ऑफर. प्लीज नोट कि कॉमन स्टॉक होल्डर जो हैं उनको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही होती. क्यों? क्योंकि कॉमन शेयर होल्डर्स को उनके साथ तो कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं है कि आपको डिविडेंड देना ही देना है. वो तो है कि अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी हुई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि डिविडेंड देना है तब मिलेगा आपको डिविडेंड. लेकिन प्रेफर्ड शेयर का ऐसा नहीं है. प्रेफर्ड शेयर के साथ आपको जो है वो स्टेबिलिटी है उनके लिए, प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स के लिए. किस सेंस में कि आपको फिक्स्ड आपको डिविडेंड मिलना है, ठीक है ना. तो ये हो गया. अच्छा, अब मैं प्रेफर्ड शेयर के बहुत डिटेल डिस्कशन होगी, मैं ज़्यादा नहीं और उसके नहीं आऊँगा. उसकी कुछ और चीज़ें होती हैं कि प्रेफर्ड शेयर्स की जो है वो लिमिटेड वोटिंग राइट्स होते हैं, ठीक है ना. नॉन कन्वर्टेबल या नॉन कन्वर्टेबल एंड नॉन कॉलेबल, ये तो चीज़ें हम बाद में करेंगे. ये क्यूमुलेटिव और नॉन वर्सेस नॉन क्यूमुलेटिव ये हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखने की जरूरत, ठीक है. बिकॉज आई वांट टू गेट टू द कांस्टेंट डिविडेंड के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है ना. सॉरी, राइट. So let's move ahead with the now coming back to the slide, constant dividend. Okay, constant dividend पे आ जाते हैं. constant dividend जो है वो उसकी अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है ना. अभी हमने डिस्कस कर लिया constant dividend क्या होता है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ. constant dividend refers to a scenario where an investor initially purchases a share at a present value PV and subsequently receives an unchanging periodic dividend indefinitely. Please remember, उसकी कोई मेच्योरिटी नहीं होती, उसकी कोई डिफाइंड मेच्योरिटी नहीं होती. कि अगर आप प्रेफर्ड शेयर होल्डर जो है उनका जिस तरह बॉन्ड होल्डर्स को आप मिलता है ना, व्हेन यू बाय अ बॉन्ड तो आपको इन द ओल्ड डेज यू नो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता था. अभी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट्स होते हैं लेकिन तो उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि भाई आपका जो आप जो डिविडेंड ले रहे हैं, आपने जो बॉन्ड लिया है उसके अंदर आपका ये इतने % ऑफ फेस वैल्यू आपको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है ना. और इस फ्रीक्वेंसी पे या आफ्टर इतने पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको डिविडेंड मिलेगा. और फिर उसकी मैच्योरिटी बताई जाती है, बॉन्ड की बात कर रहे हैं कि कितने टाइम के बाद जाके बॉन्ड मैच्योर कर जाएगा और आपको फेस वैल्यू वापस मिल जाएगी. अब प्रेफर्ड शेयर के अंदर भी जो डिविडेंड है वो फिक्स हो गया है, ठीक है ना. और रिमेंबर कि बॉन्ड्स के अंदर कूपन पेमेंट्स होती हैं, वो तो फिक्स होती हैं, लेकिन डिविडेंड्स नहीं होते. फिक्स इनकम के अंदर कूपन्स होते हैं. प्रेफर्ड शेयर के अंदर डिविडेंड्स होते हैं लेकिन वो भी फिक्स होते हैं, ठीक है ना, वो फिक्स होते हैं. और लेकिन अनलाइक बॉन्ड्स जिसके अंदर आपकी जो बॉन्ड्स के अंदर आपकी वो तो क्लियरली मेंशन्ड होती है मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड, क्या जिस पॉइंट पे आपको पॉइंट टाइम पे आपको डिविडेंड के आपको बॉन्ड का जो इनिशियल अमाउंट है फेस वैल्यू आपको मिल जाएगी. इसके अंदर वो प्रेफर्ड शेयर के अंदर वो डिफाइंड नहीं होता. देयर इज नो इट्स सपोज टू गो ऑन इनडेफिनेटली, ठीक है. हाँ, एक सिचुएशन हो सकती है इसमें कॉलेबल प्रेफर्ड शेयर होते हैं. कॉलेबल ये होते हैं कि कंपनी के कॉलेबल उसके अंदर उनकी टर्म्स एंड एग्रीमेंट में प्रेफर्ड शेयर्स के अंदर बहुत दफा ये आपको एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन में डाला होता है कि जो कंपनी है जिसने प्रेफर्ड शेयर इशू किया हुआ है वो बेसिकली कभी भी कॉल कर सकती है, यानी कि इट कैन कॉल बैक द प्रेफर्ड शेयर, यानी कि इट कैन से कि अच्छा आप मुझे वापस दे दें, हम आपको और वो नहीं देंगे, वी विल स्टॉप पेइंग यू द
रेगुलर डिविडेंड, द रेगुलर डिविडेंड पेमेंट्स हम आपको नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो वो सिचुएशन होती है, ठीक है ना। लेकिन प्री डिटर्मिन्ड इनडेफिनेटली होता है, उसके अंदर वो ये नहीं, उसके अंदर वो मेंशन नहीं होता कब, वो जब भी कंपनी चाहे वो कर सकती है। वो कॉलेबल एक ऑप्शन होता है, कॉल ऑप्शन होता है, वो कंपनी के पास होता है प्रिफर्ड शेयर के अंदर। पर उसके अंदर ये लिखा होता है कि कंपनी के पास कॉल ऑप्शन, लेकिन ये नहीं लिखा होता कब कॉल करेगी कंपनी, ये कब का स्पेसिफिक डेट नहीं लिखी होती, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है ना। अब चलें, ये हमारी डिस्कशन हो गई प्रिफर्ड शेयर्स के ऊपर, ठीक है। लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स टेक अ लुक एट अ वर्कड एग्जांपल, ओके। तो वर्कड एग्जांपल के अंदर ये है कि द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ स्टॉक, ये रिमेंबर, ये हम लोग कांस्टेंट डिविडेंड की बात कर रहे हैं, जिसके नाम प्रिफर्ड शेयर्स आते हैं। तो उसके नाम एक वर्कड एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है ना। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ स्टॉक दैट, ये सबसे पहले एक छोटा सा नोट है, then we will get into the question. The present value of a stock that offers a constant dividend bears resemblance या is like the valuation method applied for perpetual bonds. अगर आप लोगों ने perpetual bonds वाली वीडियो मेरी नहीं देखी तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। उसके अंदर आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, या वो वैल्यूएशन कैसे होती है। अगर आप वैसे वेरी फ्रैंकली अगर आप उसको नहीं भी देखें, मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, लेकिन अगर वो भी आप लोग देखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डीपर हो जाएगी, ठीक है ना। यू विल हैव सम बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसके अंदर मैंने काफ़ी पॉइंट्स ऐसे मैंने वो बहुत डिटेल में समझाई है, ठीक है। इसके अंदर मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोज़ में, राइट। आई विल गिव यू इनफ डिटेल सो यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में इधर नहीं जा सकते, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, ठीक है ना। तो द प्रेजेंट वैल्यू, राइट, तो ये परपेचुअल बॉन्ड्स की तरह इनकी वैल्यूएशन होती है, किसकी, प्रेफर्ड शेयर्स की। वो कैसे होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ प्रेफर्ड शेयर इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन योर रिटर्न, ठीक है ना, योर रेट ऑफ रिटर्न, या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ओके। तो क्या होगा कि अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके अंदर कि लेट्स से कि एक, अच्छा प्लीज नोट के जो प्रेफर्ड शेयर होते हैं उनकी एक पार वैल्यू होती है, ओके, पार वैल्यू होती है, ओके। कि क्यों ये अगेन ये वाला भी एक फीचर काइंड ऑफ लाइक व्हाट आ रहा है, आपका ये फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट बॉन्ड्स की तरह आ रहा है। बॉन्ड्स की भी पार वैल्यू होती है, फेस वैल्यू, राइट। तो इस केस में भी पार वैल्यू लेट्स से वो $500 है, ओके। नॉन कॉलेबल है, नॉन कन्वर्टेबल है। मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है नॉन कॉलेबल क्या होता है। सबसे पहले डिस्कस कर लें, छोटी सी एक डिस्कशन होती है, कॉलेबल और नॉन कॉलेबल क्या होते हैं। कॉलेबल बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जिसके अंदर कंपनी को कॉलेबल प्रेफर्ड शेयर्स वो होते हैं जिसके अंदर कंपनी को राइट होता है टू कॉल बैक द बॉन्ड्स, टू कॉल बैक द प्रेफर्ड शेयर्स। यानी कि द कंपनी कैन से कि ओके, अब हम आपको और आपको फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम आपको नहीं देंगे आपका जो फिक्स डिविडेंड पेमेंट है। अब हम आपसे कॉल कर रहे हैं और आपको आपकी पार वैल्यू आपको वापस दे देंगे, ठीक है ना। तो पार वैल्यू वापस इन्वेस्टर को मिल जाती है और उसकी कंपनी पेमेंट बंद कर देती है, ठीक है ना। अच्छा, नॉन कन्वर्टेबल ये हो गया, ये होगा कॉलेबल प्रिफर्ड। लेकिन अभी एग्जांपल में हम कह रहे हैं कि नॉन कॉलेबल है, ठीक है। नॉन कॉलेबल है तो इसका मतलब है कि वो कभी भी वो कॉल नहीं होता, वो इनडेफिनिट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए चलेगा। यानी कि इस एग्जांपल के अंदर जो मैं कर रहा हूं आपके साथ, इसके अंदर मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, एग्जांपल की डिटेल्स दे रहा हूं, इसके अंदर द प्रेफर्ड स्टॉक इज नॉन कॉलेबल, इट कैन नॉट बी कॉल्ड बैक बाय द कंपनी, और एंड नॉन कन्वर्टेबल। अच्छा, कन्वर्टेबल पहले समझ लें क्या होते हैं। पहले तो कॉलेबल और नॉन कॉलेबल हो गए, अब मैं वो कन्वर्टेबल भी बता दूं। कन्वर्टेबल प्रेफर्ड शेयर्स वो होते हैं जो कि एक लॉकआउट पीरियड होता है, वो हो या ना हो, लेकिन खैर एक
after a period of time, yeah, whatever is agreed between the, this will depend on the on terms and conditions जो कि preferred stock की थी, ठीक है ना. तो preferred stock के अंदर जो नॉ कन्वर्टेबल प्रेफर्ड शेयर होते हैं, वो होते हैं जो कि इन्वेस्टर अगर चाहे तो एक रेशियो के बेसिस पे, एक कन्वर्जन रेशियो होता है, वो बाद में हम देखेंगे, अभी नहीं देखने की जरूरत, बाद में हम देखेंगे. लेकिन एक रेशियो के बेसिस पे, फॉर एग्जांपल मैं अपना जो प्रेफर्ड शेयर है, एक प्रेफर्ड शेयर, उसके बदले में मैं या 2 प्रेफर्ड शेयर के बदले में मैं एक कॉमन स्टॉक ले सकता हूं. समझ रहे हैं? आई कैन कन्वर्ट इट. इन अदर वर्ड, आई कैन कन्वर्ट माई प्रेफर्ड शेयर इनटू योर कॉमन शेयर्स. ओके, ये भी एक ऑप्शन होता है, ठीक है ना. रिमेंबर, कॉलेबल जो कॉल ऑप्शन होता है वो इशूअर के पास होता है. समझ रहे हैं मेरी बात आप? इशूअर के पास होता है, यानी कि कंपनी के पास होता है, कि कंपनी इन्वेस्टर के प्रेफर्ड शेयर होल्डर को बोलती है कि हम गिव अस बैक द प्रेफर्ड शेयर्स, हम आपका जो पार वैल्यू वापस दे देते हैं और आपको अब हम पेमेंट और नहीं करेंगे. एज कंपेयर टू अ नॉन कन्वर्टेबल प्रेफर्ड कन्वर्टेबल जो होता है, कन्वर्जन का ऑप्शन शेयर होल्डर के पास होता है, प्रेफर्ड शेयर होल्डर के पास, ठीक है ना. वो कह सकता है कि आई वांट टू कन्वर्ट या he has the right or the option to say कि I want to convert my preferred into common stock. वो कब होता है, कैसे होता है, वो लंबी डिटेल है, उसमें अभी नहीं जाएंगे, ठीक है ना. तो ये हो गया. तो फिर बाकी आ गया, ठीक है. तो ये था. तो कमिंग बैक टू दिस एग्जांपल, कि ये जो बॉन्ड है उसकी सबसे पहले पार वैल्यू तो $500 हो गई है, नॉन कॉलेबल है, नॉन कन्वर्टेबल है, एंड परपेचुअल है, यानी कि इसका मतलब है ये ना तो कंपनी कॉल बैक कर सकती है और ना ही जो ओनर है, यानी कि जो प्रेफर्ड शेयर होल्डर है, वो भी इसको कन्वर्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना. और लेट्स से कि ये डिविडेंड देता है, डिविडेंड रेट जो है वो है 7%. ओके, 7% ऑफ व्हाट? ऑफ पार वैल्यू. ओके, तो इस सिचुएशन में अगर मैं आपको बोलूं, और एक चीज आपको देता हूं कि आर यानी कि डिस्काउंट रेट अगर 10% है, तो इस सिचुएशन में अगर आपसे पूछूं कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द प्रेफर्ड शेयर, तो कैसे करेंगे? ठीक है, दैट्स द क्वेश्चन. आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन बिकॉज सो इम्पोर्टेंट. कि पार वैल्यू सिनेरियो क्या है क्वेश्चन के अंदर? पार वैल्यू $500 है, डिविडेंड आपका डिविडेंड जो है वो आपका डिविडेंड रेट 7% है, और आर यानी कि डिस्काउंट रेट जो है वो आपका 10% है, ठीक है ना. तो अब वो कह रहा है कि आप बताएं कि आपका वो क्या होगा, आपका वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड शेयर क्या है, ठीक है ना. तो अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इसकी कैलकुलेशन ऐसे होगी कि सबसे पहले एक्सपेक्टेड एनुअल डिविडेंड आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना. वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो ऐसे होगा कि जो आपका डिविडेंड रेट है, जो कि इस केस में 7% है, वो आएगा 0.07 मल्टीप्लाइड बाय पार वैल्यू विच इज गोइंग टू बी $500 इन दिस केस. ओके, सो अगर ये हम करें तो क्या होगा? 500 मल्टीप्लाइड $0.07 $35. ओके, $35 हो गया, ठीक है ना. $35 क्या है आपका एक्सपेक्टेड एनुअल डिविडेंड, यानी कि हर साल ये प्रेफर्ड शेयर आपको साल के $35 देगा, हर साल के एंड पे ये होगा. अब ये तो हमने डिविडेंड निकाल दिया. अगर आप ये जो डिविडेंड है, ये डिविडेंड आपका फॉर्मूले के अंदर जाऊं तो ये है, ये डी है, ठीक है ना. अगेन रिमेंबर, फॉर्मूला हम ये यूज कर रहे हैं, ठीक है ना. तो अगर मैं इसको लगाऊं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ प्रेफर्ड शेयर इज इक्वल टू डी इन दिस केस इज $35 डिवाइड बाय आर इन दिस केस इज 10%. तो अगर मैं 35 डिवाइड बाय 0.10 करूं, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट? $350. एंड दिस $350, this is the value, sorry,
this is the value of the preferred stock. Okay, what? $350. Okay, so guys, that is it for this video. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि कांस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ रेट में क्या होता है. प्लीज नोट, ये जो हमने एग्जांपल की है, इस एग्जांपल के हमने देखा है कि कांस्टेंट डिविडेंड में क्या होता है. कांस्टेंट डिविडेंड अगर पेमेंट हो रही है तो क्या होता है. अगली वीडियो हम देखेंगे कि कांस्टेंट डिविडेंड रेट में क्या होता है. कांस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ रेट में क्या होता है, राइट. उसके अंदर बेसिकली गॉर्डन ग्रोथ मॉडल लगाते हैं, वो हम अगली नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. ठीक है ना. एनीवे गाइस, दैट्स इट फॉर नाउ. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन.